हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एमसीक्यू से रिलेटेड हम कंसेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे, यानी कि एमसीक्यू में कौन सी सेक्शंस को इस्तेमाल किया गया है, उस सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, उस सेक्शन से रिलेटेड और कौन कौन से यानी कि क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि हम टॉपिक को भी कवर करेंगे और एमसीक्यू को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप लॉ से संबंधित इंफॉर्मेशन गेन कर पाए। तो बात करते हैं, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू किस चीज से रिलेटेड है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 जो बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। तो जो ये मेंटेनेंस दिया जाता है, जो इंटरिम मेंटेनेंस है या फिर कोई भी प्रोसीडिंग, यानी कि किसी ने किसी के अगेंस्ट 125 का केस दर्ज किया है, तो उसमें जो भी खर्चा आता है कागज तैयार करवाने में कोर्ट के अंदर, तो वो जो मंथली अलाउंसेस जो ऑर्डर किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो कब पेएबल होंगे, नहीं यानी कि किस डेट से वो पे किए जाएंगे। यानी कि वो किसी भी डेट से पे किए जा सकते हैं, या जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन बनाई गई है उस डेट से, या जिस डेट से ऑर्डर किया गया है उस डेट से पेएबल किए जाएंगे, या फिर मजिस्ट्रेट अपने अनुसार जैसा वो सही समझे उस डेट से अलाउ किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जब मजिस्ट्रेट साहब जो है ऑर्डर करेंगे कि मेंटेनेंस पे किया जाए, तभी ही वो पेएबल होंगे। तभी जो है जिस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप मेंटेनेंस पे कीजिए, तो वो मेंटेनेंस उस डेट से पे करेगा। अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस जो है सीआरपीसी के सेक्शन 125 में बताया गया है सीआरपीसी के अंदर। इसके अलावा अदर एक्ट्स में भी मेंटेनेंस की बात की गई है। सबसे पहले समझते हैं मेंटेनेंस कहते किसे हैं, मेंटेनेंस क्यों देना पड़ता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट जो कि पे किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। यानी कि हम सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात करें तो यहाँ पर हस्बैंड पे करेगा किस किस को, यहाँ पर हस्बैंड पे करेगा अपनी वाइफ्स को, या फिर अपने बच्चों को, या फिर अपने माता पिता को। क्यों पे करेगा? क्योंकि उनके पास पर्याप्त मीन्स नहीं है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर उस पर्सन की यानी कि हस्बैंड की ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को मना करता है तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देते हैं। यानी कि एक घुमा फिकरा के अगर हम समझे तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि हस्बैंड जो है वो अपने बच्चों को मेंटेन करेगा, अपने माता पिता को मेंटेन करेगा, अपनी वाइफ्स को मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं पर्सनल लॉज की। क्या पर्सनल लॉ में भी कोई सेक्शन है जो बात करती है मेंटेनेंस के बारे में? तो है बिल्कुल। पर्सनल लॉ अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो सेक्शन 24 इस बारे में बात करती है मेंटेनेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 23 में मेंटेनेंस की बात की गई है। उसके बाद है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में मेंटेनेंस की बात की गई है, और स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 36 में मेंटेनेंस की बात की गई है। ये सभी अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं पर्सनल लॉ के संबंध में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 को। तो एमसीक्यू के पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में जो है मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है सीआरपीसी में। तो चैप्टर 9 के अंदर जो बात करता है कि वाइफ्स को, यहाँ पर वाइफ्स का मतलब है एक से ज्यादा पत्नी होगी तो वो मेंटेनेंस यहाँ पर देगा। बच्चों को मेंटेनेंस देगा, अपने पेरेंट्स माता पिता को मेंटेनेंस देगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास पर्याप्त मीन्स है मेंटेन करने का, लेकिन उनकी वाइफ्स के पास पर्याप्त मीन्स नहीं है अपने आप को मेंटेन करने में। वो असक्षम है किसी भी कारण से। अगर माइनर चाइल्ड है तो वो भी असक्षम है, भले ही वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो।
अगर उनकी मैरिज नहीं होती, वो अपने आप को जो है मेंटेन करने में असक्षम है, तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी बन जाती है? हस्बैंड की ड्यूटी बन जाती है। और अगर चाइल्ड है जिसने एज जो है प्राप्त कर ली है, यानी कि अगर कोई माइनर डॉटर नहीं है और वो जो है 18 इयर्स की जो एज है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर जो एज डिफाइन की गई है, लेकिन वो चाइल्ड फिजिकली और मेंटली अनफिट है या उसको कोई इंजरी हो गई है, उसको डिसेबिलिटी हो गई है, ऐसे में वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर पेरेंट्स यानी कि हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे, और फादर और मदर को भी मेंटेन करने की ड्यूटी बन जाती है। अगर फादर और मदर जो है अपने आप को मेंटेन करने में असक्षम नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं या वो किसी तरीके से बीमार है, तो यहाँ पर वो अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत करने में सक्षम नहीं है, तो 125 के अनुसार मेंटेनेंस का क्लेम किया जा सकता है। और मेंटेनेंस के क्लेम करने के बाद जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे मंथली मेंटेनेंस अलाउ करने के लिए कि बच्चों को, वाइफ को, अगर और बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को यहाँ पर ये ऑर्डर किए जाएंगे कि जो हस्बैंड है यानी कि जो लड़का है, अगर फादर की बात करें तो बच्चे से लिया जाएगा, बच्चों की बात करें तो वो अपने पिता से लेंगे, वाइफ की बात करें तो वो अपने पति से मेंटेनेंस यहाँ पर क्लेम कर सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रोवाइजियो के बारे में। प्रोवाइजियो क्या कहता है कि एक माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है और माइनर चाइल्ड की है शादी हो जाती है, वो शादी कर देते हैं अंडर जो है 18 है, वो मतलब कि उसने अभी मैच्योरिटी की एज प्राप्त नहीं की है, उसकी शादी कर दी गई है किसी दूसरे से, लेकिन जो हस्बैंड है वो भी यहाँ पर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो इसको कैसे करेगा? तो इस प्रोवाइजियो में फादर की ड्यूटी बनाई गई है कि फादर अपने माइनर फीमेल चाइल्ड को जो है मेंटेन करेगा, अगर वो अपने आप को पर्याप्त रूप से अपने जीवन यापन करने के लिए असक्षम है, यानी कि उसको नेसेसरी चीज़ें नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसे नहीं मिल रही हैं। बात करें दूसरे प्रोवाइजियो की, दूसरे प्रोवाइजियो में ये कहा गया है कि मेंटेनेंस तब तक दी जाएगी जब तक आपकी जो केस है वो पेंडिंग है, प्रोसीडिंग आपकी पेंडिंग है, तब तक के लिए यहाँ पर मेंटेनेंस जो है पे करना होगा। हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड अपने वाइफ को, अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के जो फादर है, फादर यहाँ पर मेंटेन करेंगे, बच्चों को मेंटेन करेंगे, और फादर और मदर यानी कि कोई फादर और मदर अपने बच्चे से मेंटेनेंस मांग रहे हैं, उसके पास पर्याप्त मीन्स है तभी वो मेंटेन कर पाएगा। इस बात को जरूर याद रखिए कि पर्याप्त मीन्स होना चाहिए, अगर वो खुद ही उसके पास पर्याप्त मीन्स नहीं है तब वो कैसे मेंटेन करेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोवाइजियो के बारे में। नेक्स्ट प्रोवाइजियो क्या कहता है? नेक्स्ट प्रोवाइजियो में यह कहा गया है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस तरीके की एप्लीकेशन आती है 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, तो एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है 16 डेज के अंदर इस तरीके के जो एप्लीकेशन है उसे जो है 60 दिन के अंदर सुनकर उसको मेंटेनेंस निर्धारित कर दिया जाएगा, जिसके लिए भी मेंटेनेंस मांगी जा रही है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। दो टर्म डिफाइन की गई है। माइनर, माइनर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1872 के अंदर अपने आप को यानी कि मेजोरिटी वो प्राप्त नहीं कर रहा है। बात करें 18 और 21 साल की एज उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, अंडर है वो। अगर लड़की की बात करें और लड़के की बात करें तो वो अंडर एज है, तो ऐसे में उसे माइनर माना जाएगा। वाइफ की बात करें तो वाइफ का
वाइफ किस चीज को शामिल करती है, कोई भी वुमेन जो कि जिसने डिवोर्स यहाँ पर लिया है, डिवोर्स प्राप्त किया अपने हस्बैंड से, लेकिन उसने कोई भी मैरिज नहीं की है अभी तक, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उसे यहाँ पर वाइफ कंसीडर किया गया है। बात करें सब सेक्शन 2 की, सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि कोई भी अलाउंसेस मेंटेनेंस के लिए, इंट्री मेंटेनेंस के लिए, प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस के लिए वो पेएबल किए जाएंगे ऑर्डर की डेट से, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जब ऑर्डर किया जाएगा तभी तो कोई व्यक्ति पे करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन आएगी, फिर मजिस्ट्रेट साहब उसे सुनेंगे, 60 दिन के अंदर उसका डिसीजन आएगा। अब जिस दिन से डिसीजन आएगा तभी तो कोई बंदा उसे पे करेगा दूसरे को। अगर हस्बैंड को कहा जा रहा है तो 60 दिन से पहले अगर डिसीजन नहीं आता, मजिस्ट्रेट साहब कहते ही नहीं है कि आपको मेंटेनेंस पे करना है, तो वो क्यों पे करेगा। तो यही चीज है, यही हमारा क्वेश्चन था कि वो पेएबल होगा ऑर्डर की डेट से, यानी कि, और वो पेएबल कब तक हो सकता है, मजिस्ट्रेट साहब ये भी कह सकते हैं जिस दिन से एप्लीकेशन आई है उस डेट से लेकर तुम अब तक के लिए मेंटेनेंस पे करोगे। ये यहाँ पर डिस्क्रिएशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके अगले क्लोज के बारे में। अगला क्लोज क्या कहता है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर निकाला गया है और यहाँ पर हस्बैंड की बात करें या फिर चाइल्ड के लिए पेरेंट्स की बात करें या पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे की बात करें, जो मेंटेनेंस यहाँ पर देने के लिए लायबल है, वो बिना किसी पर्याप्त कारण के जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो सकता है। और वारंट इशू होने के बाद, यानी कि वारंट इशू क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो उस व्यक्ति से रिकवर किया जाए जो हकदार है मेंटेनेंस देने के लिए। और वारंट एग्जीक्यूट होने के बावजूद भी अगर वहां पर कोई भी मेंटेनेंस पे नहीं किया जा रहा जो कि हर मंथ के लिए निर्धारित किया गया है, यानी कि अगर 1 महीने का मेंटेनेंस जो देना है हस्बैंड को, तो ऐसे में अगर वो नहीं पे करता तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है, 1 महीने तक की जो है उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, इम्प्रिजमेंट कारावास दिया जा सकता है 1 महीने के मेंटेनेंस के लिए। अगर मेंटेनेंस बढ़ता है तो यहाँ पर पनिशमेंट भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है कि मेंटेनेंस के लिए अगर कोई भी हस्बैंड की बात करे, वो आ रहा है और जज साहब को यह कह रहा है, मजिस्ट्रेट साहब को यह कह रहा है कि मेरे पास तो केवल 5,000 रुपए है और टोटल जो मेंटेनेंस निर्धारित किया गया है वो 10,000 रुपए था, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो है इसकी आधी पनिशमेंट भी उसे दे सकते हैं, अगर उसने जितनी जल्दी हो सके उसे वो मेंटेनेंस पे करना होगा। अब बात करें अगले प्रोवाइजो की, जिसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस जिस व्यक्ति ने देना है, चाहे वो वाइफ को दे रहा है, चाहे वो अपने बच्चे को दे रहा है, चाहे वो अपने माता पिता को दे रहा है, तो जिस दिन से मेंटेनेंस जो है आपकी बंद हो गई है, मेंटेनेंस देना हस्बैंड ने बंद कर दिया है, यानी पिता ने बंद कर दिया है, बच्चे ने बंद कर दिया है, तो ऐसे में आपको एप्लीकेशन लगानी होगी कि हमें जो है मेंटेनेंस नहीं दिया गया है, एड्रेस करना होगा कोर्ट को कि हमें मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, तभी तो वो वहां पर पेनल्टी लगाएंगे, उनको पनिशमेंट देंगे, उनसे रिकवर करेंगे। तो ये प्रोवाइजो काफी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि ये जो मेंटेनेंस के लिए जो टाइम है आपको कितने समय के अंदर बताना होगा। क्या कोई टाइम निर्धारित किया गया है, तो 1 साल निर्धारित किया गया है, यानी कि आज से आपका मेंटेनेंस इस महीने से ड्यू है तो आपको आने वाले 12 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कोर्ट को। बात करें नेक्स्ट प्रोवाइजो की, तो नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर कोई हस्बैंड है वो यह कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने वाइफ के द्वारा की गई जितनी भी ख्वाहिश है उन सभी को पूरा करूंगा, मैं इनको खाने के लिए, रहने के लिए जो भी ये कह रही है मैं इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करूंगा, तो ऐसे में जो है कोर्ट क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट साहब पूछ सकते हैं वाइफ से कि क्यों वो नहीं रहना चाह रहे हैं,
अगर उसके पास, वाइफ के पास कोई पर्याप्त ग्राउंड नहीं है तो ऐसे में मेंटेनेंस को जो है रद्द किया जा सकता है। कि आप एवं थोड़ी कह दोगे कि मेरे को नहीं रहना है, हस्बैंड के साथ मेरी मर्जी नहीं है, तो इस तरीके से भी जो है मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है मजिस्ट्रेट के द्वारा रद्द किया जा सकता है, जो कि एक पर्याप्त ग्राउंड बन सकता है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि वो इस कारण से मना कर सकती है कि हस्बैंड ने कोई मिस्ट्रेस को रखा हो, किसी और के साथ उसका रिलेशन हो, तो ऐसे में इस ग्राउंड को कंसीडर किया जा सकता है और वाइफ को मेंटेनेंस दिया जा सकता है। अब बात करें फोर्थ क्लोज की, जो काफी इंपॉर्टेंट है हस्बैंड के लिए, कि वो किस कारण, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसमें उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अगर कोई भी हस्बैंड इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहता है कि मैं किस रीजन पर अपनी वाइफ को मेंटेनेंस ना दूं, तो आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। या तो वाइफ क्या कर रही है, अडल्ट्री कर रही है। अडल्ट्री का मतलब है कि उसका किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन है अपने हस्बैंड को छोड़कर, तो ऐसे में ये पर्याप्त ग्राउंड बन सकता है। या फिर डेजर्शन, यानी कि बिना किसी पर्याप्त कारण के वो आपको छोड़कर चली गई है, कोई आपको रीजन ही नहीं बता रही, वो आपसे अलग रह रही है, ना ही वो आपके साथ रहना चाह रही है, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है। और म्यूचुअली आपने कंसेंट ले लिया है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में म्यूचुअल कंसेंट की बात की गई है। आप म्यूचुअली कंसेंट करके डिवोर्स ले रहे हैं, तो आप जो है मेंटेनेंस के लिए हकदार यहाँ पर वाइफ नहीं होगी। बात करें 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट में क्या कहा गया है कि यहाँ पर अगर वाइफ के अगेंस्ट अडल्ट्री प्रूफ हो गई है और यह प्रूफ हो गया है कि वो बिना किसी कारण के मुझे छोड़ के गई है, या फिर म्यूचुअली यहाँ पर जो है सेपरेशन हुआ है, हम सेपरेट रहना चाहते हैं, तो ऐसा अगर प्रूफ कर दिया जाता है तो यहाँ पर वाइफ किसी भी तरीके से हकदार नहीं है मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले एमसीक्यू के बारे में। टॉपिक हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है, कोई भी कंफ्यूजन आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दूसरा क्या एमसीक्यू है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो इन्वेस्टिगेशन की परमिशन है वो ग्रांट की जाएगी, कब की जाएगी। 2 तरीके के केसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल नेचर के, एक नॉन कॉग्निजेबल नेचर के। कॉग्निजेबल नेचर में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेती है, नॉन कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंस में पुलिस जो है यहाँ पर परमिशन लेके आएगी, मजिस्ट्रेट का आपका ऑर्डर होगा, वारंट होगा, तभी आपको अरेस्ट कर सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस हुआ है तो ऐसे में कोर्ट ऐसे में जो है परमिशन इन्वेस्टिगेशन की कौन दे सकता है। क्या इंडिया में कोई भी मजिस्ट्रेट, स्टेट में कोई भी मजिस्ट्रेट, या जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है वही, या फिर सेशन कोर्ट। तो जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात हो रही है, ऐसे में उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर डायरेक्शन दी जा सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी? क्या एफआईआर के लॉज करने के तुरंत बाद, या फिर मजिस्ट्रेट से यहाँ पर ऑर्डर लिया जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब आपको कहेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, या फिर एसपी के द्वारा रेफर किया गया है मैटर, तब आप स्टार्ट कर दोगे इन्वेस्टिगेशन, या 154 के अंदर आप जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दोगे। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात हो रही है, तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता होती है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आते ही आप इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो। अगला हमारा एमसीक्यू है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि वो पुलिस को यह आदेश दे सकती है या डायरेक्शन दे सकती है कि किसी ऑफेंस के संबंध में आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। यह आदेश दे सकती है। सीआरपीसी के किस प्रोविजन में लिखा हुआ है? 156(1), 156(2), 156(3) या फिर ऑल ऑफ दो, इन सभी में यह बात लिखी हुई है। तो 156(3) में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने सेक्शन 154 को डिटेल में डिस्कस किया था पहली वीडियो में। अगर वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। इसका सही जवाब है 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर होती है कि वो आदेश दे सकते हैं पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए।
अब बात करते हैं हमारे अगले एमसीक्यू के बारे में, यानी कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई है किसी ऑफेंस के होने के संबंध में। तो पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो ऑफिसर है वो क्या करेगी, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन में भेजेगी, क्या 154 में भेजेगी, 156 में, 159 में या 157 में? बिल्कुल सही है, 157 में जो है मजिस्ट्रेट साहब को टोटल रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी उस ऑफेंस के संबंध में। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाईजी के साथ।